हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। पीहू 5 साल की एक छोटी बच्ची थी। पीहू पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन पीहू और बच्चों से बिल्कुल अलग थी। पीहू का रंग बेहद काला था, लेकिन उसके पिता सब जानते हुए भी उसे परी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह पीहू अपने स्कूल में गई हुई थी। जैसे वो क्लासरूम में आई तो सभी बच्चे उसे चिढ़ाते हुए बोले, देखो देखो काली माई आ गई। हे काली माई आ गई, काली माई आ गई, काली माई आ गई। पीहू अपने दोस्तों से कहती है, बंटी तुम मेरे आने पर मुझे काली काली कहकर क्यों बुलाते हो? मुझे इस नाम से नहीं बुलाया करो, मेरा नाम तो पीहू है। लेकिन पीहू तुम्हारा रंग इतना काला है कि तुम काली माई लगती हो। लेकिन बंटी मेरे पापा कहते हैं कि मैं तो परी जैसी लगती हूँ। अरे पीहू, कभी परी भी काली होती है जो तुम परी लगोगी। अरे तुम तो काली परी लगती हो, काली परी। पीहू अपना सर झुकाते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। पीहू के काले रंग की वजह से उसके टीचर भी उससे अलग अलग रहते थे। थोड़ी देर बाद क्लास में टीचर आते हैं तो वो पीहू को देखकर कहते हैं, पीहू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठा करो, हमेशा मेरी नजरों के सामने बैठ जाती हो। लेकिन टीचर जी, आप हमेशा मुझे पीछे बैठने को क्यों कहते हो? मैं भी तो और बच्चों की तरह अपनी क्लास में होशियार हूँ, फिर भी आप मुझे हमेशा पीछे बैठने को कहते हैं। हाँ हाँ पता है तुम होशियार हो पढ़ने में, लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ तो तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपना पढ़ा हुआ खुद भूल जाती हूँ। इसीलिए तुम जाकर पीछे बैठा करो, या मेरी जब क्लास हुआ करे तो बाहर चली जाया करो। पीहू को अपनी टीचर की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपना बैग उठाकर सबसे पीछे बैठ जाती है। टीचर सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाती, लेकिन जब पीहू की बारी आती तो वो उसे न देखकर किसी और से सवाल जवाब करने लगती। पीहू रोज रोज इन चीजों से परेशान हो गई थी। वो घर जाकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या बात है जो मेरी टीचर और मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते। इतने में पीहू के पिता आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को उदास बैठा देख उससे कहते हैं, अरे मेरी परी बेटी आज इतनी उदास क्यों बैठी है? क्या बात है बेटा? पापा आप हमेशा झूठ बोलते हैं कि मैं परी जैसी हूँ, लेकिन मेरे क्लास के दोस्त मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं और मेरी टीचर भी मुझे क्लास में सबसे पीछे बैठाती है। पापा अगर मैं परी होती तो मुझसे मेरे दोस्त नफरत क्यों करते? बेटा असल में वो चिढ़ाते नहीं हैं, वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते है ना, इसलिए तुम्हारे साथ बैठने में डर लगता है उनको। इसलिए उन्हें कोई तो बहाना चाहिए होता है कि तुमसे कैसे बचे, इसलिए वो तुम्हें चिढ़ाते हैं। मेरी बेटी एक परी है और हमेशा परी ही रहेगी। पीहू के पापा उसे दिलासा देते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। अगले दिन फिर पीहू भी रोज की तरह अपने स्कूल पहुंच जाती है। बच्चे रोज की तरह फिर उसे चिढ़ाते, लेकिन पीहू अपने पापा की बात याद करके अपने आप को संतोष देती। तभी उसकी क्लास में उसकी टीचर के साथ प्रिंसिपल और कुछ गेस्ट आए और क्लास में प्रिंसिपल ने कहा, देखो बच्चों, ये हमारे स्कूल में कल एक आर्ट प्रतियोगिता करने जा रहे हैं। जिस बच्चे की आर्ट सबसे अच्छी होगी उसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे और इसके साथ उस स्टूडेंट की पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में अपना नाम देना चाहे वो अपनी टीचर को अपना नाम लिखा दे। ये कहकर वो चले जाते हैं। टीचर क्लास में कहती है, देखो महक, बंटी, काजल और पूजा, तुम लोगों का नाम मैंने पहले से लिख रखा है। तुम लोग आज से ही अपनी आर्ट पर ध्यान देना शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में आप लोगों में से कोई एक इस प्रतियोगिता को जीते और उसके साथ मेरा भी फोटो आए न्यूज में। पीहू भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी और वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपनी टीचर के पास आकर बोली, टीचर जी। क्या है? और ये हाथ क्यों रखा है चेहरे पर? अब क्या पहले से और ज्यादा काला हो गया है चेहरा जो हाथ रख रही हो? नहीं टीचर,
आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती और मैं आपसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना भी नाम देना चाहती हूँ। इसीलिए अपने चेहरे को मैं तुम्हारा छुपाकर नाम तो आपसे सपने में बात ना करने दूं आई हूँ। इस आर्ट प्रतियोगिता में, क्योंकि जिसकी फेस की आर्ट नेचुरली खराब हो वो क्या आर्ट को बनाएगी। और अगर कैसे भी तुम इस प्रतियोगिता को जीत भी गई तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में मुझे खुद शर्म आएगी। इसीलिए मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। पीहू टीचर की बात सुनकर रोने लगती है। क्लास में सभी बच्चे टीचर की बात सुनकर हंसने लगते हैं। पीहू रोते हुए अपने घर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उसके पापा कहते हैं, अरे मेरी परी बेटी आज स्कूल नहीं जा रही है क्या? नहीं पापा, आज मेरा मन नहीं है जाने को, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी रोज आप स्कूल जाती हो, आज नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं। मैं भी आज काम पर नहीं जाऊंगा और अपनी परी बेटी के साथ रहूंगा। पापा, मैं आराम करना चाहती हूँ, मेरे सर में दर्द है, इसीलिए। पीहू अपने पापा से दर्द का बहाना करके प्रतियोगिता में भाग न लेने का था। पीहू के पापा इस बात को समझ रहे थे। वो पीहू के साथ पढ़ने वाले दोस्त के घर जाकर पूछते हैं, अरे महक, आज पीहू स्कूल नहीं जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो स्कूल ना जाए। वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तुम बताओ, स्कूल में कोई बात हुई थी क्या? महक, जो पीहू की दोस्त थी, उन्हें सारी बात बताती है। पीहू के पापा स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं और कहते हैं, साहब, मेरी बेटी भी आज होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसकी टीचर ऐसा नहीं चाहती। साहब, मेरी बेटी आर्ट में बहुत होशियार है। ये देखिए, ये उसने कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं, फिर भी उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है। उसके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो एक काली लड़की है। प्रिंसिपल पीहू के द्वारा बनाए सारे आर्ट को देखते हैं और कहते हैं, देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसी समय आपकी बेटी पीहू से मिलना चाहता हूँ। उसे मैं अभी बुलाता हूँ। लेकिन साहब, वो तो आज स्कूल नहीं आई है, क्योंकि सारे बच्चे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जो इस प्रतियोगिता की असली हकदार है वो भाग नहीं ले रही। इस दुख के कारण वो घर पर ही है। प्रिंसिपल सर उनके साथ पीहू के घर आते हैं और पीहू को रोता देख कहते हैं, पीहू बेटा, इधर देखो। सर, आप यहाँ? हाँ बेटा, आप चिंता ना करो, आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लोगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा और हमारे स्कूल का नाम जरूर ऊंचा करोगी और अपने टीचर को अपनी विद्या का असली रूप भी दिखाओगी। प्रिंसिपल सर उसे घर में एक पेपर पर आर्ट बनाने को कहते हैं। पीहू भी एक सुंदर सी आर्ट बनाकर उन्हें दे देती है और वो उसे लेकर स्कूल आ जाते हैं। टीचर भी क्लास से बच्चों के आर्ट के पेपर लेकर प्रिंसिपल सर को दे देती है। प्रिंसिपल सर उन्हीं पेपर में पीहू की आर्ट भी रख देते हैं। अगले दिन जब आर्ट प्रतियोगिता के विनर का नाम घोषित होता है तो सारा स्कूल और टीचर हैरान रह जाते हैं। वो विनर पीहू थी। उसकी आर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप आती है और उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मानित किया जाता है। उसकी ये कामयाबी देखकर प्रिंसिपल टीचर से कहते हैं, चौंकिए मत, मैंने पीहू को इस प्रतियोगिता में भाग दिलाया था। अरे उसका रंग काला है, इसलिए आपने उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया और अपने पसंद के स्टूडेंट को आगे किया। लेकिन आज इसका काला रंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में सूरज की तरह चमक रहा है। रंग काला होने से उसकी प्रतिभा काली नहीं होती। ये बात आप आज समझ गई होंगी। प्रिंसिपल की बातें सुनकर उसकी टीचर शर्मिंदा होकर पीहू और उसके पापा से कहती है, पीहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी क्लास में अलग व्यवहार किया, लेकिन आज तुमने ही हमारे स्कूल का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऊंचा किया। इसके लिए हमें तुम पर नाज है। सच में तुम अपने पापा की एक परी हो और असल में स्वभाव में मुझसे भी सुंदर। सभी टीचर उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसके पिता का भी सम्मान करते हैं। एक गांव में एक रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे और रोशनी की माँ सीमा अपने घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के यहाँ काम किया करती थी। क्योंकि उसका पति सुरेश बहुत ज्यादा शराब पीता था और वो सीमा के साथ बहुत ज्यादा मारपीट भी करता, जिस वजह से सीमा एक दिन बीमार हो गई और उसी बीमारी में चल बसी। इसके बाद रोशनी ने ही सब कुछ संभाला। रोशनी की उम्र मात्र 7 साल थी
और अब वो अपनी माँ की जगह पर दूसरों के घर पर काम करती है। और जिस दिन वो अपने पिता सुरेश के लिए शराब नहीं लाती तो उस दिन उसका पिता उसे बहुत मारता और उससे कहता, तुझे कितनी बार कहा है कि खाली हाथ घर पर मत आया कर, शराब लेकर आया कर, पर लगता है तेरी समझ में नहीं आता है। वहीं रोशनी अपने पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक दिन उसका पिता शराब के लालच में दूसरी शादी कर लेता है ताकि दूसरी पत्नी उसे कमाकर शराब पिलाएगी। रोशनी की सौतेली माँ का नाम चांदनी था और वो भी बहुत गरीब परिवार से थी। इस वजह से चांदनी यहाँ पर हमेशा दुखी रहा करती थी। वो रोशनी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती। एक दिन की बात है, रोशनी को बहुत तेज भूख लगी तो वो अपनी सौतेली माँ के पास गई और उनसे कहा, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मुझे खाना दे दीजिए। मेरे पास खाना कहाँ से आ गया? क्या तेरा बाप कमा कर दे जाता है? वो तो पूरे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है कि यहाँ आकर भी मुझे काम करना पड़ता है। मैं तो सोचती थी ससुराल में जाकर आराम से खाऊंगी, पर यहाँ पर तो मेरे से भी बदतर हालात हैं। और ये कहकर चांदनी वहां से चली जाती है और रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। कुछ साल बाद शराब पीने की वजह से सुरेश की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद चांदनी रोशनी पर और ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वो हमेशा रोशनी से एक ही बात कहा करती, तेरा बाप तो मर गया और तुझे मेरे ऊपर छोड़कर चला गया, अब मैं तुझे कैसे पालूंगी? मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। जिसे सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और 8 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। अब रोशनी 15 साल की हो चुकी थी और रोशनी की सौतेली माँ चांदनी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। चांदनी जल्द से जल्द रोशनी की शादी करना चाहती थी और अपना बोझ उतारना चाहती थी। एक दिन वो अपने आप से कहती है, अब तो रोशनी शादी लायक हो गई है, मुझे उसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। बहुत झेल लिया इसे, मुझे तो इसकी शादी करनी होगी अब। और ये कहकर चांदनी रोशनी के लिए लड़का देखने लगी और उसने कई लोगों से इस बात को कह भी दिया। एक दिन चांदनी का भाई श्याम घर पर आया और उसने जब रोशनी को देखा तो अपनी बहन से कहा, यदि बहन तो बताए तो मैं तेरी बेटी की शादी के लिए एक लड़का बताऊं। हाँ हाँ भैया बताओ ना, मैं तो कब से इसकी शादी करने की सोच रही हूँ। तो फिर ठीक है, मेरे गांव के बगल में रामपुर गांव में एक लड़का है जिसका नाम मोहन है, वो बहुत ही सुशील है। ये सुनकर चांदनी खुश हो गई और उसने बिना किसी जांच पड़ताल के रोशनी की शादी मोहन से कर दी। मोहन रोशनी को शादी के बाद मुंबई लेकर गया। रोशनी की आंखों में बहुत सारे नए सपने थे, क्योंकि अब वो सोच रही थी शायद अब शादी के बाद उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वो अपनी पति मोहन के साथ आराम से रहने लगी। धीरे धीरे 1 महीना गुजरा और एक दिन मोहन ने रोशनी से कहा, सुनो, मैं गांव जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब काम पर चला जाता हूँ तो तुम घर पर अकेली रह जाती हो, तो मैं माँ को यहाँ पर ले आता हूँ, जिससे वह तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है, आप जाइए, पर जल्दी लौट आइएगा, मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे फोन करती रहना। और ये कहकर मोहन वहाँ से चला गया। मोहन के जाने के कुछ देर बाद वहाँ एक राकेश नाम का आदमी आया। उस आदमी को देखकर रोशनी घबरा गई और उससे कहा, तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? रुको, मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। अरे तू क्या फोन करेगी? उसने ही तो मुझे यहाँ पर घुसने दिया है। उसने यहाँ पर घुसने के लिए मुझसे पूरे 50,000 रुपए लिए हैं। आज के लिए तू मेरी गुलाम है, चल आजा। और इतना कहकर वो आदमी हंसने लगा, जिससे रोशनी बहुत ज्यादा डर गई। इस तरह रोजाना कोई ना कोई नया आदमी उसके घर आया करता और उसके साथ बुरा व्यवहार करता। और इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। और जब 1 हफ्ते बाद मोहन घर पर आया तो रोशनी ने अपने पति से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको भगवान समझ रही थी, पर आपने तो मेरा ही सौदा कर दिया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्या?
यदि आपने नहीं किया तो फिर वो आदमी कौन थे और उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये कहकर रोशनी ने अपने पति को सारी बात बताई। रोशनी की बात सुनकर मोहन ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। अच्छा, ऐसी बात है तो आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर चलता हूँ। और ये कहकर मोहन रोशनी को वहाँ से लेकर चला गया। मोहन उसे एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और वहाँ ले जाकर उसने रोशनी से कहा, सुनो, हमें यहाँ पर रुकना होगा, ये मेरे फूफा जी का घर है। सुनिए, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और दूसरी जगह नहीं है। अपने पति के ज्यादा कहने पर रोशनी मान जाती है, और फिर मोहन रोशनी से कहता है, तुम ऐसा करो, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी इस घर में जाकर अपने फूफा जी से बात करके आता हूँ। और ये कहकर वो घर के अंदर चला गया। असल में मोहन रोशनी को कोठे पर बेचने लाया था। वो बहुत ही शराबी और जुआरी किस्म का आदमी था, और उसने ही उन आदमियों को भी भेजा था, पर वो अपनी पत्नी के सामने भोला भाला बनता। कोठे के अंदर जाकर उसने अपनी बीवी को पूरे 8 लाख में बेच दिया, और फिर वहां से दूसरे रास्ते से निकल गया। कुछ देर बाद वहां 2 आदमी आए और उन्होंने रोशनी से कहा, चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरे पति अभी आ रहे होंगे। तुम लोग कौन हो? अरे अब वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने तुझे बेच दिया है, और ये घर नहीं बल्कि कोठा है। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा भी कर सकता था। और वो आदमी उसे उस कोठे के अंदर ले गए। अंदर जाकर उसने देखा वहां बहुत सारी औरतें थीं। धीरे धीरे समय गुजरा। रोशनी अपना जीवन बिताने लगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी बुरी हो गई थी, और वो अपनी किस्मत को कोसती रहती। एक दिन की बात है, रोशनी जब अपने कमरे में थी तभी वहां पर राजू नाम का आदमी आया। वो कोठे पर चाय देने का काम करता था। उसने रोशनी से कहा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो पहले भी 2 बार धोखा खा चुकी थी। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं, क्योंकि पहले भी मैंने धोखा खाया है। यदि तुमने भी मुझे धोखा दिया तो? नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। वही रोशनी के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। वो राजू के साथ चुपचाप वहां से निकल गई। क्योंकि राजू कोठे पर बहुत पुराना था तो उसे कोठे के सारे रास्ते पता थे। वो दोनों भागकर जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कोठे के बारे में पुलिस को सब बताया, जिससे पुलिस ने कोठे पर छापा मारा और सभी को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसे देखकर राजू और रोशनी बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब रोशनी आराम से राजू के साथ खुशी खुशी रहा करती है। 5 साल का लड़का था। बंटी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिसके कारण उसके पिता मिस्टर बजाज हमेशा बिजी रहते थे। बंटी स्कूल से घर आता और अपने कमरे में पढ़ने बैठ जाता। इसी तरह उसके दिन की शुरुआत होती और इसी तरह उसका दिन खत्म होता। एक दिन बंटी ने अपने पापा से कहा, पापा, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 2 मिनट मुझसे ही बात कर ले। मैं घर में अकेला रहकर बोर हो जाता हूँ और आप मुझे दोस्तों के साथ बाहर खेलने भी नहीं देते। बंटी बेटा, मैं क्या करूं? मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है। मेरे पिता यानी कि आपके दादाजी बहुत गरीब थे। मैंने ये सब अपनी मेहनत से बनाया है। जब तुम्हारी माँ तुम्हें मुझे देकर भगवान के पास चली गई थी ना, तब मैं ही जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कैसे पाला है। लेकिन पापा, मेरे दादा दादी जी कहाँ हैं? ना तो मैंने उनकी आज तक फोटो देखी है और ना ही आपने कभी उनके बारे में बताया है। बेटा, आपके दादा दादी जी भी आपके आने से पहले भगवान के पास चले गए थे, इसलिए बेटा मुझ पर बहुत जिम्मेदारी आ गई थी। अब मैं इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन हूँ, इसलिए बेटा मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं आपसे बात करूं। और वैसे भी आपके खेलने के लिए इतने सारे खिलौने हैं ना।
लेकिन पापा, मेरे दादा और दादी की एक भी फोटो हमारे घर पर क्यों नहीं है? जैसे आपने मम्मी की फोटो लगाई है, वैसे उनकी क्यों नहीं लगाई? और आप कभी उनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? बंटी के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो बंटी से कहते हैं, बंटी, मैं तुम्हें हर बात का जवाब देना सही नहीं समझता। अब फिर से कभी दादाजी की बात मत करना मुझसे, तुम समझे? ये कहकर मिस्टर बजाज वहां से चले जाते हैं। बंटी रात भर अपने पापा की बात सोच सोच कर रोता रहा और अगली सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। बंटी के पिता बंटी को देखकर कहते हैं, अरे वाह बंटी बेटा, गुड मॉर्निंग, आज जल्दी तैयार हो गए। बंटी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो नाश्ता करके अपनी कार से स्कूल जाने लगता है। थोड़ी देर बाद बंटी स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। बंटी भी वहां खड़ा हो जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बेहोश पड़ा है और पानी मांग रहा है। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। बंटी को उस बूढ़े आदमी को देखकर अपने दादाजी की याद आ जाती है और वो अपनी पानी की बोतल से उन्हें पानी पिलाने लगता है। दादाजी, आप यहाँ कैसे गिर गए? शुक्रिया बेटा, मैं यहाँ स्कूल के बाहर आज भीख मांगने आया था, लेकिन स्कूल के गार्ड ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और बच्चा चोर कहकर लोगों ने मुझे मारा भी। दादाजी, आप रोइए मत, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो और इस टिफिन बॉक्स में खाना है, इसे खा लो। बंटी अपनी पॉकेट मनी और अपना लंच बॉक्स उस बूढ़े आदमी को दे देता है। अरे नहीं बेटा, इसका मैं क्या करूंगा, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ये आप ही रख लो, आपके मम्मी पापा ने ये आपके लिए ही दिया है, मैं इसे नहीं ले सकता। वैसे आपके पापा का क्या नाम है? बंटी अपने पापा का नाम उन्हें बता देता है। उनका नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बंटी से कहता है, तुम बजाज के बेटे हो? हाँ दादाजी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, आप जानते हो उन्हें? नहीं बेटा, वो तो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। बंटी उस बूढ़े आदमी से बात करने लगता है। तभी इतने में स्कूल की बेल बज जाती है और बंटी स्कूल में पढ़ने चला जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला रोज चलने लगा। वो बूढ़ा आदमी रोज स्कूल के बाहर बंटी का इंतजार करता और बंटी भी स्कूल के बाद घंटों उस बूढ़े आदमी के साथ खेलता। बंटी अब बहुत खुश रहने लगा था क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी में अपने दादाजी मिल गए थे। एक दिन बंटी स्कूल से घर लेट आया तो उसके पिता ने ड्राइवर को बहुत डांटा और कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बंटी को तुम स्कूल से बहुत लेट लेकर आते हो और उसकी सारी पॉकेट मनी को तुम खर्च करा देते हो। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बंटी बाबा तो स्कूल के बाहर एक बूढ़े आदमी के साथ घंटों तक पार्क में बातें करते हैं और खेलते हैं और उसी के लिए बंटी बाबा अपने पैसे खर्च कर देते हैं। कौन है वो बूढ़ा आदमी? उसके स्कूल का टीचर है क्या? अरे नहीं साहब, वो तो वहाँ भीख मांगने आता है और बंटी बाबा उसे ही पैसे दे देते हैं। हाँ। इतने में बंटी हंसता हुआ स्कूल जाने के लिए आता है और अपने पापा से कहता है, पापा, आज की पॉकेट मनी दीजिए, मुझे देर हो रही है। आज से तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और ये जो तुम सारे पैसे उस भिखारी बुढ़े पर लुटा रहे हो ना, वो भी आज से बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? स्कूल की छुट्टी के बाद अगर तुम सीधे घर नहीं आए ना तो तुम्हारी आज खैर नहीं। बंटी को अपने पिता की बात बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए स्कूल चला जाता है। लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद ड्राइवर जब उसे लेने जाता है तो बंटी स्कूल में नहीं मिलता है, जिससे ड्राइवर घबराकर बंटी के पिता को फोन करता है। हेलो साहब, बंटी बाबा स्कूल में नहीं है। लगता है आज उस बूढ़े भिखारी को बंटी बाबा ने पैसे नहीं दिए तो वो शायद उन्हें पकड़ कर ले गया है साहब। मिस्टर बजाज ड्राइवर की बात सुनकर घबरा जाते हैं और फौरन पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस उस बूढ़े की हर जगह तलाश करती है लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। 3 दिन बीतने के बाद पुलिस का फोन मिस्टर बजाज के पास आता है। हेलो सर, हमने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया है।
आप फौरन आ जाइए थाने में। मिस्टर बजाज संयोग से उस वक्त बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वो फोन पर पुलिस से कहते हैं, सर इस वक्त मैं बाहर हूँ और शाम तक आ जाऊंगा। आप उस बुढ़े से हर हाल में बंटी का पता लगाइए, जितना पैसा लगे लगा दीजिए, लेकिन उस बूढ़े को छोड़ना नहीं जब तक कि वो बंटी के बारे में बता ना दे। पुलिस भी बूढ़े भिखारी को थाने में बहुत मारती है, लेकिन उस बूढ़े ने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस ने गुस्से में उससे कहा, देख हम जानते हैं तू ही बच्चा चोर है। हमने स्कूल से पता लगाया था कि पहले भी तू कई बार स्कूल के बाहर बंटी से मिलता था और एक बार स्कूल के गार्ड ने भी तेरी पिटाई की थी, इसलिए सच सच बता दे बंटी कहाँ है। साहब आपको जितना मारना हो मार लीजिए, लेकिन बंटी को पाकर कोई बहुत खुश है और उसकी आखिरी खुशी के आगे ये मार तो कुछ भी नहीं है साहब। आप मारिए और जब आप थक जाए ना तो बंटी के पिता से मुझे मारने की कीमत और बढ़वा लीजिए। वो बहुत धनवान है, पहले भी कई बार उसने ऐसा किया है। अच्छा, तो तू मिस्टर बजाज को पहले से जानता है, इसीलिए तूने उनका बच्चा चुरा लिया है। पुलिस को उसकी बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे फिर से मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बंटी के पिता भी थाने आ जाते हैं। अरे कहाँ है वो भिखारी, उसे मैं आज जान से मार दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई बंटी को छूने की। बंटी के पिता जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, बंटी के असली दादाजी ही थे। वो अपने पिता को देखकर हैरान रह जाता है और उनसे कहता है, पिताजी ये सब आपने किया है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी जिंदगी से चले जाइए, फिर भी आप लौट कर आ गए। अरे आखिर आप चाहते क्या है? बेटा, एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे से क्या चाहता है? सिर्फ इतना कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनका सहारा बने। लेकिन तुमने तो मेरी जायदाद के लालच में अपने माँ बाप को ही धक्के मार कर निकाल दिया था और अपने पोते का मुंह तक नहीं देखने दिया तुमने। पुलिस उनकी बात सुनकर कहती है, सर ये बूढ़ा भिखारी आपके पिताजी हैं? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो इन्हें बहुत मारा है। इन्हें छोड़ दो, मेरी वजह से इनकी काफी पिटाई हो गई है। लेकिन पिताजी बंटी कहाँ है ये बता दीजिए और मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी क्यों मांग रहे हो? बंटी जहाँ भी है वो ठीक है। और हाँ, आज जो मुझे यहाँ मार मिली है ना, वो तो मेरे बेटे की तरफ से बूढ़े बाप को तोहफा है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा बंटी दे देता हूँ। वो बूढ़ा आदमी उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी में जाता है, जहाँ बंटी अपनी दादी के सिरहाने बैठे उनके माथे पर पानी की पट्टी रख रहा था। उसकी दादी अपने बेटे को सामने देख रोकर कहती है, आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरे अंत समय में मेरे पोते और मेरे बेटे को मेरे सामने ला ही दिया। बेटा, हमने क्या गलती की थी जिसके लिए तुमने हम दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और अपने पोते का मुंह तक नहीं देखने दिया? हमारी सारी संपत्ति तो तेरे लिए ही थी, बस उसे हम बेचना नहीं चाह रहे थे। मेरे इतना कहते ही तुमने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि तुम्हें हमारे फटे पुराने कपड़ों में शर्म आती थी। इसीलिए ना बेटा, मरते समय एक बात कहूंगी, कभी माँ बाप के फटे कपड़ों में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमने तुम्हें काबिल बनाने में अपने तन का ख्याल नहीं किया था। तभी बंटी अपने दादाजी के जख्म देखकर कहता है, दादाजी, ये इतनी सारी चोट कैसे लग गई आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, आज एक नालायक बेटे ने अपना बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया है, ये उसी का इनाम है। तभी बंटी अपने पापा से कहता है, पापा, मेरे दादा दादी जी जब जिंदा थे तो आपने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने जब भी इनके बारे में पूछा तब आपने कहा कि मेरे दादाजी भगवान के पास चले गए हैं। ऐसा क्यों किया पापा आपने? तभी बंटी की दादी कहती है, बंटी बेटा, ये नहीं चाहते थे कि तुम हमारे साथ रहो, इसीलिए इसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया। क्योंकि इनके पढ़े लिखे समाज में बूढ़े माँ बाप को साथ रखना शोभा नहीं देता। पर बजाज बेटा, जरा सोचो, जो आज तुमने हमारे साथ जीते जी किया है, वो कल बंटी बड़ा होकर तुम्हारे साथ करे तो क्या तुम इसे स्वीकार कर सकोगे?
मैं तो आज सच में मरने वाली हूँ। बस अंतिम इच्छा यही थी कि मरने से पहले मैं अपने पोते और बेटे का मुंह देख सकूं, ताकि मेरी सालों की प्यास बुझ जाए। आज भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब मैं चैन से मर सकूंगी बेटा। मिस्टर बजाज रोते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था और अपने असली अनमोल खजाने को घर से बाहर कर दिया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। मैं शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों की लाइन लगा दूंगा माँ। बंटी की दादी रोते हुए कहती है, बेटा, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों की लाइन का अब कोई काम नहीं है ना। बस एक बार मुझे माँ कहकर मेरी चिता को अग्नि लगा देना। मैं बस तुझसे इतना ही मांगती हूँ, और मेरे मरने के बाद अपने पिता को साथ रख लेना, क्योंकि मेरे पोते को मुझसे मिलाने में इन्होंने जो तकलीफ उठाई है वो कुछ कम हो सके। बस मेरी अंतिम यही इच्छा है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। बंटी के पिता के मुंह से माँ शब्द सुनते ही बंटी की दादी अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है। बंटी अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। दादी, दादी, दादी। मिस्टर बजाज भी अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनकी चिता को अग्नि देते हैं और अपने पिता को घर ले आते हैं और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगते हैं। आज बंटी के अनोखे और अनजान रिश्ते ने आज एक भटके हुए बेटे को रास्ते पे ला दिया था। अब बंटी अपने दादा के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा था, जिससे बंटी के सूने जीवन में खुशियां फिर से लौट आई। एक समय की बात है, खिचड़ीपुर गांव में कलवा चोर रहता था। वो लोगों को झूठ बोलकर उन्हें ठग लिया करता था। एक दिन कलवा चोर बकरी के साथ बैठा बैठा बातें कर रहा था कि तभी एक राहगीर उसके पास आया। अरे भाई, दीनापुर जाने का यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही है, लेकिन गांव में नए लगते हो। हाँ भाई, मैं छग्गूलाल के यहाँ उनकी भैंस खरीदने जा रहा हूँ। ओहो, वाह 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 वाह, सही बकरा हाथ लगा है। आज इस राहगीर को ही ठग लेता हूँ। अरे छग्गूलाल के पास क्या भैंस है? ये देखो, मेरी भैंस को पूरे 80 लीटर दूध देती है। 80 लीटर। अरे भाई, मुझे क्या अंधा समझा है? ये तो बकरी है, बकरी। अरे हाँ भाई साहब, ये बकरी है, लेकिन मैंने इसका नाम भैंस रखा हुआ है। और ये कोई मामूली बकरी नहीं है, बोलने वाली बकरी है, बोलने वाली। अरे क्यों झूठ बोलते हो मेहमानों से? भला बकरी भी कभी बोल सकती है? अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? रुको, मैं दिखाता हूँ। कलवा चोर बकरी का कान कस के पकड़कर बकरी से कहता है, बता मेरी मैना, तुझ में और इस सेठ में बकरी कौन? मैं। उसकी ये आवाज सुनकर राहगीर बड़ा खुश होता है और कलवा से कहता है, वाह 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 भाई, क्या बात है। अरे ये तो वाकई में बोलती है। कितनी कीमत है इस अनोखी बकरी की? और भाई, ये 80 लीटर दूध देती है, ये कैसे हो सकता है? कलवा फिर से बकरी का कान कस के पकड़कर कहता है, अच्छा अब ये बता कि इस सेठ में और तुझ में 80 लीटर दूध कौन देता है? मैं। अब तो वो राहगीर बड़ा ही खुश हुआ और कलवा की बातों में आ गया और उसे अपना सारा धन दे दिया और बकरी लेकर जाने लगा। तभी उसने फिर कलवा से कहा, अरे भैया, एक बार और बुलवाओ ना इससे। अरे क्या सेठ जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे माल चेक करके दिया है, फिर भी शंका। चलो कोई बात नहीं, लो सुनो। कलवा ने फिर से बकरी का कान खींचते हुए उससे बोला, अच्छा मैंने ये बता कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं। इस तरह कलवा उस मामूली बकरी को उस सेठ को बेचकर चलता बना। ऐसे ही कलवा लोगों को ठगता रहा और जब भी पकड़ा जाता तो कोई भी आरोप उस पे सिद्ध नहीं होता, जिससे वो हर बार मुखिया के इंसाफ से बच जाता।
एक दिन की बात है। गांव में रात के समय किसी चोर ने मुखिया की भैंसों को चुरा लिया और सुबह मुखिया ने गांव में चौपाल लगाकर गांव के सभी चोर उचक्कों को बुलाया, जिसमें कलवा भी था। मुखिया जी ने कहा, देखो, जिस किसी ने गाय भैंसों को चुराया है वो फौरन अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो मैंने पता कर लिया तो उसे सजा भी अनोखी दी जाएगी। जल्दी बताओ, तुम में से कौन चोर है? माई बाप, मैं तो कल रात से ही गांव में नहीं था, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? सरकार, मेरा तो पेट खराब हो गया था, इसलिए वैद्य जी ने घर से निकलने से मना कर दिया था मुझे। मुखिया जी, मैं तो मायके गया हुआ था, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मुझे तो इस हरिया और मंगलू पे ही शक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को चोरी की बात करते सुना था। और आपको वो एक चप्पल जो आपके तबेले में मिली थी, वो हरिया की ही है। अरे चाहे तो इसके पैर देख लीजिए, देखिए देखिए। दरअसल जिस रात मुखिया की भैंसों की चोरी हुई थी, उस रात एक चप्पल तबेले में रह गई थी। मुखिया ने जैसे ही हरिया के पैरों में देखा तो वाकई में उसकी एक चप्पल गायब थी। मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, देख हरिया, ये तेरी ही चप्पल है ना? अब सच सच बता, मेरी गाय भैंस किधर है? नहीं तो माई बाप, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा वाकई में पेट खराब हो गया था। ये देखो, मेरे पास दवा ये अभी भी रखी हुई है, ये देखो। हरिया मुखिया के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। मुखिया भी समझ रहे थे कि हरिया सच बोल रहा है, लेकिन इनमें से असली चोर कौन है वो मुखिया के पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर मुखिया जी ने एक योजना बनाई और उन सबको 3 लकड़ी एक समान ला कर दी और कहा, देखो हरिया, मगलू और कलवा, ये 3 लकड़ियां हैं, बराबर में कटी हुई हैं। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। जब कोई चोर अपनी गलती नहीं मानता तब मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तभी कलवा कहता है, लेकिन सरकार, इतनी छोटी लकड़ी से हमें मारोगे तो हमें तो ये लगेगी भी नहीं, बल्कि उल्टा गुदगुदी और होगी इससे। कलवा की बात सुनकर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। मुखिया कहते हैं, खामोश, तुम्हें इस लकड़ी का करिश्मा कल सुबह तक पता चल जाएगा। तुम में से जिस किसी ने चोरी की है, कल सुबह उसकी लकड़ी 2 इंच अपने आप बढ़ जाएगी और मैं आसानी से उस चोर का पता लगा लूंगा। ये कहकर मुखिया एक एक लकड़ी उन तीनों को देकर अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। वो तीनों आराम से रात भर कमरे में बैठे रहते और सुबह होने का इंतजार करते। जैसे ही सुबह हुई, फिर से उन तीनों चोरों को चौपाल पर लाया गया और उनकी लकड़ी को चेक किया गया। जैसे ही सबकी लकड़ी को बराबर में लाकर देखा गया तो हरिया की लकड़ी 2 इंच छोटी थी, जिसे देखकर कलवा कहता है, मालिक, ये तो हम दोनों की लकड़ी हरिया से बड़ी हो गई, लेकिन हमने चोरी नहीं की। तब मुखिया कहते हैं, अरे बेवकूफ, तुम दोनों की लकड़ी बड़ी नहीं हुई है। इस हरिया ने 2 इंच लकड़ी बढ़ने के चक्कर में उसे 2 इंच छोटा कर दिया है और यही असली चोर है। हरिया फौरन मुखिया के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन मुखिया उसे कड़ी सजा सुनाते हुए 100 कोड़े मारने की सजा देते हैं। तभी कलवा हंसते हुए कहता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अरे शुक्र है मैंने चोरी नहीं की, वरना आज ये मुखिया जी मुझे आलू की तरह कोड़े मार मार कर छील देते। अच्छा हुआ। इतने में वो राहगीर आ जाता है और मुखिया के पैरों में गिरकर कहता है, माई बाप, इस आदमी ने मुझे ये बकरी जादुई बकरी कहकर बेच दी और मेरा सारा पैसा धोखा देकर ले लिया। कहता था कि यह बकरी बोलने वाली है, लेकिन जब मैंने घर जाकर अपनी बकरी को बुलवाया तो भी इसी बकरी की तरह बोल रही थी। जैसे ही कलवा भागने की कोशिश करता है, वैसे ही मुखिया उसे पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा हुआ आज इस राहगीर ने तेरी शिकायत कर दी। हर बार तू बच जाता था। मैं आज भी सोच रहा था कि तूने चोरी की होगी, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। लेकिन तूने इसके साथ धोखा किया है। तेरी सजा ये है कि तू इस बकरी को 100 तक गिनती याद कराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे 200 कोड़े मारे जाएंगे। कलवा अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है और कान पकड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। और इस तरह मुखिया ने
अपनी होशियारी से दोषी को पकड़कर सजा दिलाई।